आपके पास कंज्यूमर नहीं आएगा जब तक आपके पास प्रोडक्शन ना हो. It's a very trust based system. Farmers are also struggling and the environment is उसका बिकता ही नहीं है. प्राइस पॉइंट आप गारंटी कर सकते हो, अगर ये मैं लगाऊंगा तो मेरा माल बिक जाएगा. Hello, welcome to this episode of Champions of Bharat. Champions of Bharat is a podcast series to bring forth the extraordinary work done by startups, rural entrepreneurs, grassroots organizations, farmer producer organization. Often this work goes unnoticed. The whole idea of this series is to inspire the next generation of entrepreneurs to look at opportunities in the rural areas and essentially build for Bharat. नमस्कार, मेरा नाम हेमेंद्र माथुर है. मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की है और फिर IIM अहमदाबाद से अपना MBA किया है. पिछले 30 सालों से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ और पिछले 20 सालों से मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ. My work is mostly with agri-tech startups, investors who are investing in agri-tech, multilaterals, foundations, corporates, and policymakers. In this episode of Champions of Bharat, we are going to focus on a very important theme. The theme is integrated value chains, improving farmer prosperity, and sustainable production. And today, we have an entrepreneur, Mr. Anish Jain, who's the founder of Gramunati. Anish, welcome to this episode of Champions of Bharat. Thank you, Neil. Anish is a computer science graduate from IIT Kharagpur with a significant career with leading consulting firms. He quit his high-paying job to build Gramunati, a business model which is focused on connecting farmer with end consumers. And he is demonstrated at scale across crops and across regions. So Anish, my first question to you, what did inspire you to build a business model in agriculture? Actually, मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं थी इस चीज के लिए. It happened by chance that I'm here. It is not here by plan that I'm here. जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद मैंने कंसल्टिंग स्टार्ट किया. अराउंड 2 years मैंने कंसल्टिंग में की और उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू डू एन MBA. एंड बिफोर गोइंग फॉर इवन अप्लाइंग फॉर MBA आई थॉट कि लेट मी स्पेंड 1 साल जो है मैं डेवलपमेंट सेक्टर में करके देखता हूँ. मतलब फॉर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई थॉट कि लेट मी काइंड ऑफ स्पेंड सम टाइम ओवर देयर. आई हैड नो इंटेंशंस, मतलब कोई प्लान नहीं था ऐसा. यू आर यंग, यू हैड नो लायबिलिटीज, तो डिसाइडेड कि वो कर लेते हैं. व्हेन आई joined this NGO which was working in Rajasthan, we ended up working. So वो जो प्रोजेक्ट था वो एक philanthropic organization है वो सपोर्ट कर रही थी और एक लार्ज एग्रो प्रोसेसर है वो कर रहा था. एंड जो काम था वो हम लोगों ने सोयाबीन फार्मर्स के साथ राजस्थान में किया था. एंड एक तरफ टारगेट ये था कि कैसे उन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जाए और शायद उस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के कारण जो है उनकी इनकम इंक्रीज होगी. और एक विश लिस्ट थी एक उस कंपनी की जो सपोर्ट कर रही थी कि क्या इसके कारण वो फार्मर्स जो है हमारे को सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, कि एक गुडविल क्रिएट हो रही है, उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो क्या हम अपने प्लांट की यूटिलाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने करीब 1 साल काम किया था. उसके बाद फिर मैंने आधा 6 महीने का और एक्सटेंशन लिया था उस प्रोजेक्ट पे. एंड जो भी आज हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का इंस्पिरेशन, मतलब जो आप इंस्पिरेशन कह रहे हो, इंस्पिरेशन इज देयर. मतलब इट केम बाय चांस, इट वाज नॉट बाय प्लान, बट इट हैपेंड सो कि जब वो काम कर रहे थे, गांव में जा रहे थे हम लोग, एंड फार्मर्स आर अ वेरी लविंग कम्युनिटी. हम राजस्थान में काम कर रहे हैं एंड आई नो कि उस समय जो था उस दैट ईयर वाज अ ड्राउट वाला ईयर. उस साल जो था पानी कम बरसा था उस साल. लेकिन हम तब भी जब जाते थे तो उतने ही प्यार से चाय पिलाई जाती थी, उतने ही शक्कर के साथ चाय पिलाई जाती थी. क्या बात है. और
खुद का मतलब क्रॉप खराब हो रहा था, बट जब भी कोई बाहर से आता था, एंड आई हैड अ गुड टीम विद मी आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम लोग को उतना ही प्यार मिलता था जितना हमें पहली बार मिला था, जितनी जितनी बार जाएंगे, मतलब इट वाज नेवर कि कम हुआ है कुछ, इट वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंड जब इन लोगों के साथ हमने काम किया तो आई थिंक कुछ एफर्ट्स थे हमारे जिसमें कुछ टेक्निकल नो हाउ भी दिया होगा, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी सी इंक्रीज की थी। बट ओवरऑल क्या हमने देखा था कि ये फार्मर जहाँ पर ये पहले थे इन टर्म्स ऑफ इनकम वहीं पे थे, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे मार्केट में प्राइसेस क्रैश हो गए थे, जिसके कारण फार्मर के पास जो नेट इनकम थी वो सेम रह गई एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या उससे पहले जो साल का था। उसी एंड पर जो दूसरी कंपनी थी जिस वॉज ऑल्सो, उनका एक बड़ा प्लांट था वहाँ पर, उनको भी अपने प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहाँ पे परचेज करने में। सो इंस्पिरेशन फॉर ग्रामोन्नति यही था कि जो फार्मर है उसको दिक्कत आती है मार्केट खोजने में, बट ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूमर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, उनको भी उतना ही चैलेंज आता है एक्चुअली सोर्सिंग करने में। चैलेंज यही है कि क्या एक कम्युनिकेशन लाइन सेटअप की जा सकती है, क्या एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है इन दोनों के बीच में, ताकि ये दोनों साथ में मिल करके चले। एंड वही एक कोशिश, वही चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ग्रामोन्नति की शुरुआत की। That's great. So you fell in love with agriculture essentially. I fell in love with the problem statement. The problem statement. कि मतलब वो इतना ऑब्वियस सोल्यूशन था, बट for some reason or the other it was not being, so I fell in love with the stakeholders. Right. मतलब great people to work with both ends, मतलब एग्रो प्रोसेसर वाले साइड पर भी, फार्मर वाले साइड पर भी, एंड इट वाज सच अ सिंपल सोल्यूशन स्टेयरिंग यू इन द फेस। तो हमें यही लगा, ठीक है, बैक इन द डे हमारा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड ही था, मेरे 3-4 साल मैंने काम किया था, लाइक यार ये तो ऑब्वियस ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सा सोल्यूशन है, व्हाई इजंट एनीवन एबल टू सॉल्व फॉर इट? राइट। एंड वी देन सेट अबाउट ट्राइंग टू काइंड ऑफ सॉल्व फॉर इट। ग्रेट, नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो हम इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स की बात करते हैं, तो वे शुड वन स्टार्ट ईदर फ्रॉम द फार्मिंग एंड और फ्रॉम द कंज्यूमर एंड? ये एक प्रॉब्लम जो है ना, ये हम लोग को हमेशा जो है, वी हैव नेवर बीन एबल टू सॉल्व फॉर, मतलब दिस क्वेश्चन आई हैव नॉट बीन एबल टू आंसर। ओके। क्योंकि टेक्निकली क्या है ना, दोनों को साथ में चलना होगा। ओके। बट हमें भी मालूम है कि कभी भी दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। दिस इज अ क्लासिक कैच 22 सिचुएशन, राइट? क्योंकि आपके पास कंज्यूमर नहीं आएगा जब तक आपके पास प्रोडक्शन ना हो, और आपके पास प्रोड्यूसर नहीं आएगा जब तक आपके पास डिमांड ना हो। तो डिमांड और सप्लाई को दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जो मैंने वो जो प्रोजेक्ट पे काम किया था उसके कारण मेरे दोनों एंड पे जो है रिलेशनशिप्स बन गए थे। तो जो हमारा पायलट था वो बड़ा सक्सेसफुली इसीलिए स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बायर ऑल्सो न्यू अस, फार्मर्स ऑल्सो न्यू अस, तो हम लोग दोनों को साथ में लेकर के एक पायलट बिल्ड कर पाए थे। आज अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आज हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बायर होता है। क्योंकि हमने ये रियलाइज किया है कि आपको अगर सप्लाई चेन डेवलप करनी है तो इट हैज टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डिमांड। तो बायर जो है आपको क्या स्पेसिफाई करता है कि क्या खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है, कब खरीदना है, मतलब डू दे हैव क्लैरिटी ऑन दैट? सो मोस्टली बायर्स के साथ है, क्योंकि इन लोगों के एनुअल प्लान्स बन जाते हैं। जनरली इन लोगों का नेक्स्ट 3 years 5 year का भी एक इंडिकेशन रहता है, क्योंकि एवरीवन डज दैट ग्रोथ प्लानिंग। जहाँ पे हमारा रोल आता है वो is a very trust based system, and maybe वहाँ पे थोड़ा कंसल्टिंग वाला जो एक्सपीरियंस दैट कम्स इनटू प्ले, कि कैसे, क्योंकि हम एक जेनरिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी आकर के खरीद सके, बेच सके। वी डेवलप वेरी स्पेसिफिक सप्लाई चेन्स फॉर आवर पार्टनर बायर्स। तो दैट पार्टनर हैज टू ट्रस्ट यू, उसको दे हैव टू ओपन अप टू यू। हमें लगता है कि बहुत बड़े नाम है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, बट सारी कंपनीज में सारे इश्यूज में ना छोटे छोटे इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड का अपॉर्चुनिटी रहती है, राइट? जो कि काफी बार ये शायद बड़ी कंपनीज अपने एंड से नहीं सॉल्व कर पाती है। दे नीड टू ब्रिंग इन अ स्मॉलर फर्म व्हिच इज मोर एजाइल। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दैट बैंडविड्थ डजंट एग्जिस्ट और दैट कैपेबिलिटी, बट एक एजिलिटी चाहिए होती है काफी बार काम करने के लिए। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर फार्मर टू गेट एन अश्योर्ड मार्केट, अश्योर्ड प्राइस? How important it is for Indian farmers? मतलब अगर वो नहीं होगा तो कोई जना क्यों चेंज करेगा? Right. Now we are struggling with in some areas, the government is struggling, the farmers are also struggling, and the environment is struggling because of a minimum support price. But it is the only economic guarantee for a farmer. Right. अब हम अगर एग्रीकल्चर को देखते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए आप, सो अगर मान लीजिए मैं ऑटोमोबाइल की सप्लाई चेन का एक वो पार्ट हूँ जो सिर्फ नट्स बनाता है,
सो मेरे को मालूम है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मेरा प्राइस पॉइंट पहले ही अग्री हो जा रहा है, मैं क्वांटिटी उसी हिसाब से ले रहा हूँ, मेरा स्पेसिफिकेशन उसी हिसाब से ले रहा हूँ। एक फार्मर जब है वो गेहूं लगा रहा है या चना लगा रहा है या धान लगा रहा है, ही इज ब्लाइंड, ही डजंट नो कि आगे जाकर के कौन खरीदेगा, किस रेट में खरीदेगा। उसको नहीं मालूम है कि मैं इतने ही इनपुट डालने के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी। अगर वेदर ठीक रहा तो हो सकता है मैं एक्स प्रोडक्टिविटी निकालूंगा, अगर वेदर खराब हो गया तो हो सकता है x/2 ही निकले, बट मेरा इन्वेस्टमेंट तो उतना ही जा रहा है। लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो नट सप्लाई कर रहा है उसको मालूम है कि मेरे को इतना स्टील लेना है, मेरी इतनी लेबर लगेगी, उसके पास एश्योरेंस है। सो हमें कहीं ना कहीं पे एक फार्मर को डी-रिस्क करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप मे बी आप प्राइस की गारंटी नहीं दे सकते हो, अगर आप एटलीस्ट मार्केट की भी गारंटी दे दो, क्योंकि काफी बार ये भी आती है प्रॉब्लम कि फार्मर स्ट्रगल्स टू इवन फाइंड द राइट मार्केट, उसका बिकता ही नहीं है माल। अब फ्रेश में बहुत होता है ये ऑफन, हम सुनते हैं हर साल होता है कि एक साल आलू के प्राइसेस ऊंचे होते हैं, अगले साल जो होता है आलू रोड पे गिरा हुआ होता है, क्योंकि कोई कंज्यूमर ही नहीं है, इट इज अ पेरिशेबल आइटम। या टमाटर के साथ होता है बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल आइटम, राइट। सो वी नीड टू एटलीस्ट मेक श्योर कि जो प्रोड्यूस हुआ है दैट गेट्स प्रोसेस्ड और दैट गेट्स कंज्यूम्ड। अब प्राइस पॉइंट आप गारंटी कर सकते हो, ग्रेट, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट द फार्मर नोस कि यार मेरा वेस्ट नहीं होगा, मेरे शायद जो इन्वेस्टमेंट हुआ है एटलीस्ट वो तो रिकवर हो जाए। एट द वेरी मिनिमम देयर हैज टू बी अ मार्केट एश्योरेंस कि कोई खरीद लेगा मेरा प्रोड्यूस। तो और आप अब धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 2 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं। जी, हाँ। तो ये कैसे हुआ? मतलब आपने कुछ एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू किया और ओवर द इयर्स आपका बेस 2 लाख किसानों तक पहुंच गया। तो किसानों को क्या दिखा कि ग्रामोन्नति के साथ काम करने में उन्हें क्या फायदा मिल रहा है? एंड वाज इट वेरी ऑर्गेनिक? It is very organic, and that is why it is a time-taking process. And I think, especially अगर हमें रूरल इंडिया में काम करना है तो it will take time. It requires a lot of patience. आप मुझसे अगर आज फ्रैंकली पूछेंगे क्यों लोग किसान काम करते हैं, ठीक है, there might be numbers to back it, but काफी बार हम भी यही पूछते हैं कि यार हमारे साथ क्यों काम कर रहे हो, क्या हमने ऐसा क्या किया है? क्योंकि हमारा कोई बहुत मेजर वैल्यू ऐड नहीं है, हमने आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिसेस इंप्रूव करा दी, जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है इकोसिस्टम में। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, कि हमने कोई वैरायटी निकाली और वो आपको दी, या हमने कोई एक ऐसी स्पेसिफिक रिसर्च करके ये बताया कि नहीं ये चेंजेस करोगे तो हो जाएगा। इट वाज ऑल पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज, हमने बस उसको क्यूरेट करके एक फार्मर के पास पहुंचा दिया। हमने ये इंश्योर कराया कि हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो जमीन में अगर धान हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था, वो तो जमीन का कैरेक्टरिस्टिक है, पानी है या नहीं है वो वहाँ के लोकल कैरेक्टरिस्टिक है। मार्केट क्यों नहीं आ पाया था, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस, बट वी काइंड ऑफ बीन एबल टू ब्रिंग इन सम प्लेयर्स, इन सम प्लेसेस वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इन द अश्योरेंस ऑफ मार्केट, विच काइंड ऑफ गिव्स द फार्मर कॉन्फिडेंस कि अगर ये मैं लगाऊंगा तो मेरा माल बिक जाएगा। इफ यू लुक एट पास्ट ट्रेंड्स, इफ यू लुक एट फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, तो फार्मर एक तरीके से कैलकुलेट कर सकता है कि हाँ यार मुझे इसमें मुनाफा बन जाएगा। सो आई थिंक हमारा जो रोल रहा है मोस्टली हैज जस्ट बीन टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फार्मर, ब्रिंग इन प्रोफेशनल एडवाइस एंड ट्रीट द फार्मर रिस्पेक्टफुली एज अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन। मतलब आप उसको अगर अकेले खड़ा कर दोगे कि तुम अपने ऊपर हो, अपने दम पर हो, वो ना हो, उसके साथ मतलब किसान के साथ कोई खड़ा है, कोई साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज है। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच हैज मैटर्ड। बाकी नंबर्स जितने भी होंगे आप उनको अलग कर दीजिए, वो एंड ये जो रिलेशनशिप है दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ द फैक्ट कि उसने देखा है कि इन गुड और बैड टाइम्स वी हैव बीन विद हिम। हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो ना किया हो, वैल्यू ऐड किया हो ना किया हो, मे बी वैल्यू डिस्ट्रॉय किया हो, बट द फैक्ट दैट वी हैव बीन देयर, दैट इन इटसेल्फ गिव्स द फार्मर कॉन्फिडेंस। राइट। और आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में बहुत काम किया है, तो कितना मुश्किल होता है किसान को समझाना कि भाई धान नहीं उगा के मक्का उगाओ? इज इट व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस? सी अगेन वो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब हमारे लिए यहाँ पर शहर में बैठे हुए हो सकता है कि यार धान जो है उसमें 5000 लीटर ऑफ पानी पड़ता है, एंड एक ऑल्टरनेट क्रॉप है जिसमें 1000 लीटर ही पानी पड़ता है। ऑन पेपर वी माइट नो कि नहीं, अगर वो 1000 लीटर वाला जो क्रॉप है माइट एक्चुअली गिव यू बेटर रिटर्न्स ऑन पेपर, बट फॉर समवन जो कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड है, जिसके इफ नॉट द ओनली सोर्स एटलीस्ट अ सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज कमिंग फ्रॉम फार्मिंग, उसके लिए वो गैम्बल वो एक गैम्बल नहीं कर सकता। वो अगर एक चीज से सेट है तो वो वही चीज करेगा, और उसके लिए एक ना
सो एक पार्ट ये है कि उसका अपना एट एन इंडिविजुअल लेवल क्या डी-रिस्किंग मैकेनिज्म है। एक दूसरा एट अ कम्युनिटी लेवल वाला भी पार्ट आ जाता है, क्योंकि फार्मर कभी भी डिसीजन जो लेता है विल नॉट टेक अ डिसीजन अलोन, ही विल ऑल्सो लुक एट कि मेरे नेबर्स क्या कर रहा है। ठीक है, अब अगर मेरा नेबर जो है वो धान लगा रहा है, इवन दो आई माइट हैव हर्ड ऑफ कि हाँ एक कोई डिफरेंट क्रॉप है विच गिव्स मी बेटर रिटर्न, इज ऑल्सो मोर सस्टेनेबल, मैं धान ही लगाऊंगा क्योंकि मेरे आसपास सब लोग लगा रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ कि मेरा मार्केट एक्सेस कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा। आप लोग सब धान इसलिए लगा रहे हो क्योंकि वहां पर कोई खरीदने वाला उसका रखा है। आप अगर मक्का लगाने लग जाओगे, अगर खरीदने वाला नहीं है, इवन दो ऑन पेपर एवरीथिंग इज फेवरिंग मेज, बट अगर आप उसको बेच ही नहीं पाओगे तो आप कहाँ जाओगे? सो फॉर एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू हैव टू फर्स्ट अर्न देयर ट्रस्ट, दैट दे हैव टू नो, दे हैव टू बिलीव कि आप खड़े रहोगे साथ में। एंड देन सेकंड इज यू हैव टू एंश्योर मार्केट। अगर आप मार्केट नहीं इंश्योर करोगे तो देन so market assurance and submit of collectivization can help in crop diversification. Exactly, I think that's a big learning, but it's a slow process. It doesn't happen overnight. Right. एक जो बड़ी चीज हम सुनते हैं अब इंडियन एग्रीकल्चर में आ रही है टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें काफी सारे स्टार्टअप्स भी खड़े हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा किसान, जो अधिकतर छोटे और मंझले किसान हैं, आर दे रेडी टू अडॉप्ट दीज सॉल्यूशंस, एंड द वंस हु आर अडॉप्टिंग, वो किस तरह की प्रोफाइल है? और अगर हम इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को एक स्केल पे ले जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 12 साल हो गए आज की तारीख में स्टार्ट किए, मुझे 15 साल से ऊपर हो गए हैं इन द स्पेस। उन 15 साल में अ लॉट हैज चेंज्ड, बट आई विल नॉट से कि जो भी इनोवेशन आया है वो एक्सेप्ट हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो देयर आर सम गुड इनोवेशंस जो आए थे जो नहीं हुए एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड, एंड दोज इनोवेशंस आर नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, मतलब बड़ी कंपनियां भी इनोवेशंस करती हैं, नए प्रोडक्ट्स लाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज लाती हैं, बट वो कमर्शलाइज नहीं हुए, even though those technologies had value. So Indian farmer is typically very price sensitive and requires value. Okay. एक पार्ट ये क्लियर होने पड़ेगी। एक इंडियन फार्मर अगर उसको वैल्यू दिखेगी, will borrow money from whichever sources, will spend lakhs to kind of get that. Indian farmer will not spend even 1 rupee अगर उसको वहां पर वैल्यू नहीं ड्राइव हो रही होगी तो। And the Indian farmer is also now astute enough to understand कि वो कितने लेवल तक का रिस्क ले सकता है। तो वो most of these technologies or innovations are also kind of helping you de-risk in some way, कि हो सकता है एक आप अगर प्रोडक्ट डालेंगे या आप एक तरीके से प्लांट प्रिपरेशन करेंगे तो इट माइट हेल्प यू इन केस टेम्परेचर्स गो अबव अ सर्टेन लेवल, और इफ इन केस rainfall is kind of delayed. So that is a risk which the farmer is willing to take. So he or she generally weighs the price of that technology or product against the returns and the risk and the chances of that. तो farmer ये calculate कर पाता है? अब वो calculate क्या है, वो देखिए क्या है कि काफी कुछ gamble है, right? क्योंकि no one knows कि क्या temperature जाएगा। अब not to kind of point out anything, but there are predictions that May में temperatures 4-5 बार जो है वो 42-43 डिग्री हिट करेंगे। बट अगर हम आज ही देखें मई में तो करीब 2 बार 3 बार बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। टेम्परेचर, सो द बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट वेदर, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड योर हैंड। सो द फार्मर टेक्स अ गैम्बल, ही सेज कि यार मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो मैं मान लूंगा कि मेरे भाग्य में नहीं था। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन फार्मर। द इंडियन फार्मर, हाँ, मतलब इंडियन फार्मर इज रेडी टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग कि यार ऊपर वाले ने नहीं दिया तो नहीं मिला, तो मेरे भाग में लिखा था, इसलिए लेट मी काइंड ऑफ नॉट गिव अप, लेट मी ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। But you're saying affordability is a key dimension of any technology. Yeah, absolutely. I think that's a big message. आपने क्लाइमेट की बात करी, यू आर राइट, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर विटनेसिंग क्लाइमेट चेंज लाइक नेवर बिफोर, और उससे किसान की इनकम भी मतलब खतरे में आ सकती है, हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती है। तो जो आपकी एक बड़ी फोकस है ग्रामोन्नति का, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, तो आप ये जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, कम पानी, कम फर्टिलाइजर, ये किसानों को कैसे समझाते हैं और क्या किसान तैयार है इन चीजों को अपनाने के लिए? सो हमारा फोकस हमें ये रहता है कि क्या हम नो कॉस्ट या मे बी लो कॉस्ट सोल्यूशंस जो है वो डिप्लॉय कर सकें।
नो कॉस्ट और लो कॉस्ट, हाँ। तो जरा इसका फर्क भी समझाइए। डिफरेंस ये है कि अब जैसे नो कॉस्ट क्या होगा, मतलब नो कॉस्ट इन द सेंस कि आप आज की तारीख में मान लीजिए 10,000 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो आप अगर मैं कुछ नया इंटरवेंशन बोल रहा हूँ तो उसमें भी आपका खर्चा 10,000 रुपए। अच्छा, नो एडिशनल कॉस्ट। नो एडिशनल कॉस्ट मतलब, हाँ। सो अगर नो एडिशनल कॉस्ट की बात हो रही है, इट कुड जस्ट बी इन टर्म्स ऑफ कि जब हमने सोइंग की तो हमने कौन से डायरेक्शन में सोइंग की। नाउ दैट डेटा एग्जिस्ट कि इस सीजन में यहाँ से यहाँ विंड ब्लो करती है, या अगर मेरे लैंड का स्लोप एक तरीके से है तो हाउ डू आई काइंड ऑफ डू द सोइंग, वेदर टू रिटेन मॉइस्चर और टू काइंड ऑफ क्रिएट ड्रेनेज सिस्टम्स अराउंड दैट। सो स्टफ लाइक दैट एग्जिस्ट, व्हिच जिसमें आप एनीवे जब आप सोइंग कर रहे थे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। आप थोड़ा सा जुडिशियसली प्रोएक्टिवली कुछ एक स्पेसिफिक इंटरवेंशंस कर रहे हो एट द टाइम ऑफ सोइंग व्हिच आर एबल टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ दिस। In terms of low cost, it is more in terms of can we do some certain things which are preventive. अब which is a major challenge in India. जितने लोग भी होते हैं सब कहते हैं seed treatment is essential. Everyone says that seed treatment अगर आप करा लेंगे at the time of sowing, you have taken care of most of the problems of the, as in at least the early stage problems. Seed treatment comparative compared to actual spraying is also much cheaper क्योंकि आपका volume कम लगता है, आपका labor cost कम लगता है. But very few Indian farmers do that. वेरी फ्यू इंडियन फार्मर्स। अब ट्रीटेड सीड आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन जहां पर भी सीड के साथ पुड़िया आ रही है या आपको अलग से जाकर के यू हैव टू बाय दैट, पीपल डोंट डू दैट। सो अ सिंपल थिंग लाइक पुशिंग पीपल कि यार ये चीज कर लो आप, which will kind of take care of something which is occurring again and again in your fields. आपके इनिशियल अगर 30-40 दिन के स्प्रेज का जो है वो बच जाएगा, योर प्लांट विल बी हेल्दियर बिकॉज अगर आपने इनिशियल स्टेजेस पे यू हैव टेकन केयर ऑफ द प्लांट, योर ओवरऑल रिटर्न विल आल्सो बी मच बेटर. सो दिस इज अ वेरी लो कॉस्ट इंटरवेंशन which is taught by everyone. Like I said, हम कोई rockets हैं, हम कोई special solution नहीं ला रहे हैं. We are just emphasizing on things which can kind of make sure that farmers. But good thing is farmer is ready to adopt. हाँ, मतलब वो थोड़ा सा laziness पे हो जाती है कभी-कभी. No one has kind of pointed out to them what is the importance of some of these interventions. वो awareness create करना. वो हाँ बिल्कुल. एक जो rural area का बड़ा challenge है talent. Yeah. Right. तो ठीक है, आपने supply की बात करी, demand की बात करी. How do you build teams for business models which are rural centric? Yeah. उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह के प्रोग्राम्स, वोकेशनल कोर्सेज, उनको वो हम how do we create that army of people who can work in rural areas? Actually, this is an extension to what is happening in the, as in the age profile of the rural population is also very important in general. If you look at in general, most of the statistics will also say that, and this is what we also observe, very few young people are now doing agriculture actively. So you're saying our farmer is growing old? Our farming population is becoming older and older. The younger generation does not also have a lot of interest in agriculture because of the risks involved, because the effort which goes. Or maybe they have some other options to pursue. There are temporary options available in rural parts. I don't think कि बहुत ज़्यादा permanent opportunities exist करती हैं which are highly remunerative over there. But that's basically the profile. The interest level in the younger generation is not there towards agriculture anymore. मैं देखता हूँ कि मेरे जो friends लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके टेक कंपनीज में काम करके आज की तारीख में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर करने में देन समवन हु इज देयर इन द विलेज. मेरे पास उनकी तरफ से ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि यार बताओ कहाँ पे जा करके लैंड खरीदे और क्या करें वहां पर. सो इन जनरल एग्रीकल्चर इज टफ बिजनेस, इट्स वेरी रिस्की बिजनेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इन टर्म्स ऑफ वेयर वी कम इन, जब हम लोग अपने टैलेंट को देख रहे होते हैं या एम्प्लॉइज देख रहे होते हैं, और व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर टीम्स व्हिच आर एंगेजिंग विद फार्मर्स, वी फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम. इट इज आवर वर्क रिक्वायर्स हमारी टीम टू वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. बारिश हो रही है तब भी काम करना है, 42 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है तब भी काम करना है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर सुबह यानी हो रहा है विंटर्स में तब भी काम करना है, क्योंकि आपको तो जाना पड़ेगा खेत में, ठीक है, और किसान के साथ आपको जाकर के बात करनी पड़ेगी. स्किल सेट्स थोड़े कम हो रहे हैं. मतलब आई थिंक द फाउंडेशन जो है टेक्निकल नॉलेज की एग्रीकल्चर के अराउंड या बाकी चीज़ों के अराउंड, वो वीक दिख रही है आज की तारीख में हमारे को. आई डोंट नो पहले कैसा था, बट आई एम अज्यूमिंग कि दैट हैज़ वीकेंड ओवर द ईयर्स. द क्वालिटी ऑफ टैलेंट और द क्वालिटी ऑफ नॉलेज विच पीपल हैव वो है. मोटिवेशन लेवल्स लोगों के जनरली कम है. पीपल प्रिफर कि
डेस्क जॉब मिल जाए, इतना भाग दौड़ ना करनी पड़े उसके लिए. And unfortunately, agriculture is not a field which is going to be highly remunerative. मतलब ये, it is high on effort, requires you to be technically sound, but you can't expect कि एक Indian farmer से आप बहुत ज़्यादा charge कर लोगे. उसकी paying capacity limited है. So you also have to kind of then balance it with people who are generally motivated कि हमें जाकर के अपने गांव के लिए कुछ करना है या हमारे को जाकर के किसान के लिए कुछ करना है. So एक we have to figure out a way जहाँ पे हम एक group of people या network of people उनको तैयार कर सकें who are interested, keen, motivated, and who also have the knowledge, who want to dedicate at least the early part of their life in terms of working closely with farmers. And then there could be other opportunities which come in for them, and we could then maybe figure out क्या हो सकता है. But this is a major dearth. मतलब ये Right. बहुत major एक gap है in the entire agri education, agri talent pool, जहाँ पर you get good people to work with farmers on the ground with reasonable knowledge. You can support them with technology, but a basic reasonable knowledge is required. But who are motivated, who are excited about going to the field. So that needs to be No, absolutely. I think that's very important point. Maybe we also need to relook at the curriculum of agriculture universities Exactly. because the kind of skill set that you need to solve some Yeah. of these problems Yeah. may not be taught there. Yeah. Right. Tonish, I think last question for you today. Matlab, how do you see the future of Indian agriculture in next few decades? And as you said, there are few entrepreneurs who want to build their career and their business in agriculture space. What is your message for them? I have been in this space now for almost a decade and a half. And I personally am very excited about agriculture. Okay. I think for 3-4 reasons. The first one being agriculture is an essential commodity. मतलब आप कंप्यूटर्स बनाना बंद भी कर देंगे, एआई बंद भी हो जाएगा, तो बट अगर आपके टेबल पर खाना आ रहा होगा तो यू स्टिल बी एबल टू काइंड ऑफ सर्वाइव. यू कैन स्टिल काइंड ऑफ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. बट इफ यू डोंट हैव फूड एंड इफ यू डोंट हैव good quality, safe, nutritious food, and now it is now a matter of not just food. आज की तारीख में as Nutrition. India, we have to look at nutrition. We have to look at safety of food right now. So as a country, we are also evolving to that level. So I think these are exciting times for the country where we have now become the world's largest population. We have a very diverse agroclimatic system where almost everything can be grown. As a country, हमारा पेट भर रहा है. But nutrition जो है वो है. We need to look at food safety now. We need to look at how do we kind of make sure that every citizen in the country is being fed and is kind of being provided the right nutrition and energy sources. So that it becomes critical for us. So I think as an industry, it will always be at the core of us, as at the core of the country. Second is a very large set of our population is engaged in agriculture. उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं भी होगा तो इट स्टिल इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू देयर एनुअल इनकम. चाहे कुछ लोगों के केस में 80% करती होगी, कुछ लोगों के केस में 30% ही करती होगी. एंड व्हेन आई से एग्रीकल्चर एंड अलाइड, तो अगर इन मोस्ट केसेस 50% जो है जनरली इनकम बिटवीन एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो लोग कमा लेते होंगे. सो इट स्टिल kind of supports a very large group, as a very large section of our population. It is an important way to make sure that they are contributing to the growth of the economy instead of kind of disrupting the growth of our economy. And it is important that we continue to evolve and see how you can create more value in this agriculture so that even the younger generation somehow gets involved. Because जो सच्चाई है वो ये है कि manufacturing jobs are now kind of going away. It is becoming automated. जो tech वाले jobs थे, those are also kind of becoming harder to get courtesy AI. So you need very high level of skills before you can kind of become eligible to get jobs in tech companies. Government वाले jobs will also start getting limited. So we need to find out ways in which a large section of our country, which was living in rural areas, has some sustainable source of income
and is being kept engaged on a regular basis, and they cannot be underemployed. So you have to make sure that they are still, their time and the effort they are putting in, they are still kind of getting reasonable returns for that. Right. So it is a very important question for the policymakers in our country to Right. see how do you kind of make sure that agriculture takes the next step in our country. And that's where I think one follow-on question on that, the role of government, specifically the state governments, Yeah. right? And I think you worked with Uttarakhand and the UP government. How do you see their role evolving in driving this sort of, innovations in agriculture and making it more attractive Yeah. for Indian youth? I think as a policy matter, no government can ignore agriculture. Right. It might, so generally क्या हो ना, चैलेंज क्या एग्रीकल्चर के साथ, एनी इनोवेशन विल टेक टाइम, क्योंकि आप अगर एक नया प्रोडक्ट या नई वैरायटी लगा भी देते हो, आप आज उसको सो करोगे, 4 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा. You can't kind of then just incorporate it automatically. आपको एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा for that season to kind of come in over there. So change is slow in agriculture. Innovations are there, but then उनका scaling up also gets slowed क्योंकि you don't kind of get the opportunity to kind of do the scale up immediately. You have to be, as in you literally have to wait a year before you can even think about a scale up. So एक वो challenge रहेगा. That kind of patience only exists with the government. That kind of reach only exists with the government. So I think the government, at the government end, what is required is, traditionally the government has been very risk averse. Thoda sa risk taking karke, they need to do some of these pilots, which have already started being done in a lot of the states where we are working. But those pilots then need to be closely monitored. The results need to then be understood so that the dissemination can then be taken up by the government at a much faster level. So I think that is an important role which the government has to do. Right. So the government machinery now has to be more open-minded. They have to know कि यार सारी चीजें जो होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है फेल करेंगी, एंड वन हैज टू बी वेरी ओपन टू एक्सेप्टिंग कि हाँ फेल हो गया, बट जो चीज चल रही है उसको कैसे पॉपुलराइज करना है. एंड while 1 year might be a very long time in terms of private sector, हम लोग बात करते हैं कि we want change to happen immediately, and especially in the day of AI, in the age of AI, it is becoming even more. Right. In the government, 1 year is a Very split small, second. yeah. हाँ. So they want more and more proof. तो ठीक है, maybe we kind of set up levels कि अच्छा हमने first trial कर लिया, उसमें हो गया है, but then let's do some more expansion supported by the government, being closely monitored by the government also, ताकि कल जा करके अगर उसमें कुछ changes करने हैं या tweaks करने हैं तो that can be done. But none of it can be done without the government actually being involved. So thanks, Anish, for joining on this episode of Champions of Bharat. We have learned a lot from Gramunati's journey. I think one big learning for me is that there's a huge potential of connecting farmers with the markets, but it's very important to earn farmers' trust, right? Also, there's a possibility of adopting new technology, but it has to be affordable, right? And at the end of the day, it is partnership. We have to do multiple partnership to make this happen. So thanks again for audience who want to learn more about Gramunati. Please do visit the website, and I'll request all of you to please share your feedback about this episode. Thank you very much.